हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। शुरू करेंगे 3 जुलाई 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। प्लीज़ डू लाइक फ्रॉम योर एंड, है ना। लाइक तो आप कर ही सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी हम एनालिसिस में बताएंगे दैट इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। कई लोग पूछते हैं कि सर इसका न्यूज़पेपर ये पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, ये कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो इतने में कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर अपने स्टैटिक पार्ट पे और अपने ऑप्शनल पे थोड़ा फोकस करा करिए, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है। यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का। तो आप जिन लोग को ज्वाइन करना है हमारा कोर्स तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड बैच चालू हो चुका है और अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। उसकी क्लासेस इवनिंग बैच में रहती हैं। मॉर्निंग बैच फुल हो चुका है, इवनिंग बैच में आप क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में। स्टार्ट करेंगे जो न्यूज़पेपर आज का, वो हम लास्ट से शुरू करेंगे। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वहाँ से ही मेजर जो आजकल चंक ऑफ न्यूज़ आइटम आते हैं वो लास्ट में ही रहते हैं। जसप्रीत बुमराह को आप देख सकते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे डेफिनेटली। एक न्यूज़ है सिंपल सी, बुर्किना फासो की। अफ्रीकन नेशन है, आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी। माली, नाइजर, बुर्किना फासो, इन सब का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो एक अपहीवल चल रहा है। अपहीवल मतलब कि यहाँ पे जो मिलिट्री कू हुई है उस कारण से ये लोग मतलब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा देते हैं और मिलिट्री जुंटा जो है वो यहाँ पे रूल कर रही है। ठीक है ना। इट्स अ वेस्ट अफ्रीकन नेशन। बुर्किना फासो जो है वेस्ट अफ्रीकन नेशन है। अब इस न्यूज़ आर्टिकल में एक आपको टर्म दिख रहा होगा कॉन्स्क्रिप्शन का। ठीक है ना। तो मेजरली जो मुझे बताना था वो कॉन्स्क्रिप्शन बताना था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, है ना। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है कुछ साल की। जैसे कि आप साउथ कोरिया अगर जाएंगे तो साउथ कोरिया में 2 साल की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है। इजराइल अगर आप जगह जाएंगे तो वहाँ पे भी कॉन्स्क्रिप्शन का कंसेप्ट है। अमेरिका में कॉन्स्क्रिप्शन का कंसेप्ट है ना। तो यहाँ पे कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कि द फोर्स्ड मिलिट्री सर्विस। अब लेकिन दिक्कत है बुर्किना फासो की और साउथ कोरिया की फोर्स्ड मिलिट्री सर्विस में अंतर ये है कि कॉन्स्क्रिप्शन जो साउथ कोरिया में होता है वहाँ पे सिटीजन्स की फ्रीडम रहती है। सिटीजन्स को मतलब चूज करने की, टाइम पीरियड चूज करने की, ये सब फ्रीडम रहती है। यहाँ पर देखा है बुर्किना फासो क्या कर रहा है ना कि इनके जो क्रिटिक हैं, मिलिट्री जुंटा के जो क्रिटिक हैं, फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका नाम है अरुणा लौरे। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ द जो वहाँ की मिलिट्री जुंटा थी। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि दे आर रिमूविंग द क्रिटिक्स बाय यूजिंग दिस कॉन्स्क्रिप्शन। तो क्या करते हैं कि भाई उनको गन पकड़ा दी और बोला कि चलो अब तुम कॉन्स्क्रिप्शन करो, है ना, क्योंकि आप क्रिटिक कर रहे हैं उनका। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड ओवरऑल बुर्किना फासो में भी कू हुई और वहाँ पे भी जो मिलिट्री जुंटा है उसने टेक ओवर कर लिया था। आप लोग एक बार मैप में आपके लिए सिंपल से छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे कल आप लोगों ने किया था ना बोलीविया का, बोलीविया के नेबर्स के नाम आप सबने लिखे थे। दैट वाज वेरी गुड, आपने अच्छा काम किया। अब आज एक आप काम करना है, बुर्किना फासो के एक बार नेबर्स के नाम मुझे लिख के बताना कमेंट सेक्शन में। बुर्किना फासो का आप मैप देखना, उनके नेबर्स को देखना और उनके नेबर्स के नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में बताना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आप ये कर पाएंगे। ठीक है ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। न्यूज़ थी यहाँ पे, इन्फ्लेशन इज डाउन इन यूरोप बट ईसीबी नो हरी टू मेक मोर रेट कट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा अपने को यहाँ पे यूरोप से मतलब नहीं है हमको। तो थोड़ा इन्फ्लेशन का कंसेप्ट एक बार मैं रिवाइज करा दूँ आप लोग का। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज। आपको पता होगा ये चीज़, जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो इन्फ्लेशन हो जाता है। इंडिया गवर्नमेंट जो है वो एक टारगेट सेट करती है हर 5 साल में, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहलाता है। प्रेजेंटली जो टारगेट है वो 4+-2 यानी कि 2 से 6% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए। अब मान लो इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो उसको ऐसे कंट्रोल करते हैं कि आरबीआई जो रेट्स हैं उनको बढ़ा देता है। याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है, ओएमओ क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बेच, है ना। तो आरबीआई क्या करता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो सेल करना शुरू कर देता है। सेल करने से क्या फायदा होता है कि जो लिक्विडिटी रहती है यानी कि जो पैसा रहता है वो मार्केट से आरबीआई के पास आ जाता है। ऑब्वियसली बात है ना, अगर आप कोई चीज़ बेचोगे तो बेचने का मतलब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा तो पैसा वापस लेगा ना, बैंकों से पैसा लेगा
और गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगा। तो मतलब पैसा तो, लिक्विडिटी तो हट गई ना मार्केट से। तो आरबीआई जब भी इन्फ्लेशन से लड़ता है ना, तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना कि उसको लिक्विडिटी कम करनी है। जिन भी चीज़ों से मार्केट से पैसा कम होगा, मार्केट से पैसा गायब होगा, उन सारी चीज़ों से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और जिन भी चीज़ों से मार्केट में पैसा आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता तो पैसा देता। अब पैसा गवर्नमेंट आरबीआई के पास से जा रहा है, मतलब वो मार्केट में जा रहा है, और अगर आरबीआई के पास आ रहा है मतलब मार्केट से पैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सिंपल से कंसेप्ट याद रखना कि जब भी आरबीआई को इन्फ्लेशन से लड़ना होता है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। जो पॉलिसी रेट होता है, पॉलिसी रेट का कौन सा होता है, रेपो रेट, है ना। रेपो रेट बढ़ा देता है, ठीक है ना। सीआरआर एसएलआर भी बढ़ा सकता है, लेकिन रेपो रेट मेन पॉलिसी रेट होता है। और अगर उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा, अगर उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। और अगर उसको डिफ्लेशन कंट्रोल करना है या ग्रोथ बढ़ानी है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब अगली जो न्यूज़ है वो देखो लिखे, इकोज ऑफ .com बबल इट हॉन्ट द AI ड्रिवन अमेरिकन स्टॉक मार्केट। अब देखो ये बहुत अच्छी न्यूज़ आर्टिकल है, कई लोग आपको पढ़ाएंगे, कई लोग आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें मेन हमको .com बबल के बारे में जानना है, ठीक है ना। .com बबल क्या था, तो अब वो हॉन्ट क्यों कर रहा है। देखो .com बबल एक्चुअली में 1990s का पीरियड था, जब इंटरनेट कंपनीज के स्टॉक्स स्काई रॉकेट हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तभी नया नया इंटरनेट डेवलप हुआ था। नए नए डेवलपमेंट में .com जो कंपनीज थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, eBay.com, Amazon.com। हालांकि eBay और Amazon तो आज भी सर्वाइव कर गई, लेकिन इनके अलावा भी मल्टीपल .com, जहाँ पे भी .com दिख रहा था ना, सब वो .com खरीदने में लग गए। कुछ लोग सोचे कि अच्छा ये कम है, इसको खरीद लेते हैं, ये भी .com है, ये भी .com है, तो इसको .com बबल बोलते हैं। .com बबल मतलब फूल गए सब लोग, उस बबल में फंस गए सब लोग। अब क्या हुआ कि जब 2000 आया तो बबल इवेंचुअली बर्स्ट हुआ। अब बर्स्ट हुआ 2000 में, है ना, एंड इट लेड टू मेनी .com कंपनीज गोइंग बैंकरप्ट, ठीक है ना। बैंकरप्ट चली गई, उनका जो स्टॉक मार्केट था, ऑब्वियसली बात है, जब बैंकरप्ट जाएंगे तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने उनका शेयर लिया है तो आपकी तो हालत टाइट हो जाएगी, है ना। तो ये था .com बबल बस्ट, ठीक है ना। .com बबल स्टार्ट हुआ 1990 से और बस्ट हुआ 2000 में, ठीक है। सेम अभी दोबारा रिपीट हो रहा है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज के थ्रू। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखो, आप लोग भी तो शेयर मार्केट में होगे ना, या सुनते रहे ही होगे, तो देखो आपने सुना होगा आम बोलचाल की भाषा में कि यार AI वाली कंपनीज जो इन्वेस्ट करो उनमें, तो ये भी एक तरीके से बबल ही है, बबल ही है। क्योंकि अब आप हर AI कंपनी अच्छी नहीं होगी भाई। अमेजॉन, eBay चलो ये चल गई, लेकिन हर .com वाली कंपनी नहीं चल पाई ना, क्योंकि वो क्वालिटी मैटर करता है, वो कंटेंट मैटर करता है, वो उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स मैटर करते हैं, तो दैट इज व्हाट मैटर्स। यहाँ पे भी AI कंपनीज का बबल अभी चल रहा है, बट दिस बबल ऑल्सो माइट बर्स्ट। इसी कारण से जो इकोज ऑफ .com बबल है ये हॉन्ट कर रहे हैं अमेरिकन स्टॉक मार्केट को। तो यहाँ पे AI जो ड्राइव कर रहा है ना स्टॉक मार्केट को, वो उसमें फिर .com वाली वो खुशबू आने लगती है लोगों को। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस न्यूज आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला आर्टिकल है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया रोज टू 12 मंथ हाई। तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो हम रशिया से कर रहे हैं दैट इज नाउ एट अ 12 मंथ हाई। यहाँ पे एक्चुअली इस न्यूज़ आर्टिकल में मुझे आपको एक कंट्रीज का ग्रुप बताना था जिसको लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज बोलते हैं। लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज याद रखिएगा, लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो चीप क्रूड ऑयल खरीदती हैं रशिया से। तो याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए मैं आपको ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ाया है ना। तो लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं जो कि चीप क्रूड ऑयल खरीदती है रशिया से। फिर वो क्या करते हैं, वो रिफाइन करते हैं इस क्रूड ऑयल को, यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे गैसोलीन बना लिया, डीजल बना लिया, और फाइनली फिर जो रिफाइंड प्रोडक्शन को यूरोपियन कंट्रीज को बेचते हैं। तो ये लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज करती हैं, चीप क्रूड ऑयल खरीदती है रशिया से और उसके बाद उसको रिफाइन करके यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, गैसोलीन, डीजल, और उसको सेल कर दिया टू द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज के बारे में समझ में आ गया आप लोग को। इनमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, टर्की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो ये आप याद रखेगा कि दीज आर द कंट्रीज विच आर अंडर दिस। तो इंडिया भी लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज का ही हिस्सा है, क्योंकि मना करने के बावजूद इंडिया खरीद रहा है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
अब आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। ईरान, लिमिटेड डेमोक्रेसी अनलिमिटेड थियोक्रेसी। अब एक्चुअली ये आर्टिकल जो लिखा गया है, आपको मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा आप केवल उतनी चीज़ें ही पढ़ लेना, कोई आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। पहली तो इबरत म्यूजियम के बारे में, EBRAT, इबरत म्यूजियम। ये आपका ईरान में लोकेटेड है। सिंपल सी बात है, ईरान का आर्टिकल है, वहीं पे होगा। तो ये म्यूजियम अभी म्यूजियम ज़रूर है, लेकिन पहले जो यहाँ पे शाह रूल किया करता था ना 1979 के पहले तक, तो वो शाह की ब्रुटैलिटी का ये एक एपिटोम है ये एबरत म्यूजियम। क्यों? क्योंकि एबरत म्यूजियम पहले पहले एक प्रिजन हुआ करता था जहाँ पे शाह अपनी सीक्रेट पुलिस सवाक के द्वारा रूल करता था, ठीक है ना। तो शाह की जो मतलब 1979 के पहले जो शाह रूल किया करता था ईरान में, उसकी एक सीक्रेट पुलिस भी थी जिसको सवाक बोलते थे, SAVAK, सावक या सवाक, जो भी आपको बोलना है। एबरत म्यूजियम तब प्रिजन हुआ करता था, ठीक है ना। फिर 1979 में ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ, आपको पता होगा, और शाह को रिप्लेस कर दिया गया और नाम की डेमोक्रेसी ला दी गई। नाम की डेमोक्रेसी क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की बस है, केवल और केवल वहाँ पे थियोक्रेसी है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भैया थियोक्रेसी क्या है? ठीक है ना। तो 1979 में आयतुल्लाह खोमेनी जो थे, आयतुल्लाह खोमेनी ने 1979 में ओवरथ्रो किया शाह का रिजीम, शाह को हटाया है, ठीक है ना। और वहाँ पे नाम का तो वैसे डेमोक्रेसी है, लेकिन इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ थियोक्रेसी। थियोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे रिलीजियस लीडर्स होल्ड द अल्टीमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी। याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको। थियोक्रेसी एक ऐसा मतलब इट इज़ दैट पॉलिटिकल मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं दे आर होल्डिंग द अल्टीमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो जो अल्टीमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो रिलीजियस लीडर्स के पास रहती है, ना कि इलेक्टेड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल लाइक डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो क्लरिकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है, क्लरिकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। तो वही मेन जो चीज़ें बतानी थी मैंने आपको बता दी। अगला आर्टिकल यहाँ पे देखो लिखा है ऑन इम्प्रूविंग द रूरल मोबाइल कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे बात चल रही है मोबाइल कनेक्टिविटी की, तो पहले थोड़ा टेक्निकलिटी भी दी गई है। मैं बहुत बहुत लाइटली आपको टेक्निकल पार्ट टच कराऊंगा, देखो, क्योंकि यूपीएससी नहीं पूछेगा। अगर कहीं गलती से पूछता तो जो बहुत बेसिक सा चीज़ है वही पूछेगा। तो सेल्यूलर नेटवर्क याद रखिएगा, दो सब नेटवर्क्स होते हैं। सेल्यूलर नेटवर्क हम बोलते हैं ना, सेल्यूलर नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क को बोलते हैं। तो सेल्यूलर नेटवर्क के दो सब नेटवर्क होते हैं, एक होता है एक्सेस नेटवर्क और दूसरा होता है कोर नेटवर्क। लिख लीजिएगा, सेल्यूलर नेटवर्क के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सेस नेटवर्क और दूसरा होता है कोर नेटवर्क। अब एक्सेस नेटवर्क में क्या क्या होता है? तो एक्सेस नेटवर्क होता है बेस स्टेशन, जो कि वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है टू मोबाइल डिवाइसेज इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है ना। और इसी जो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, इसको हम कवरेज एरिया बोलते हैं ना, कवरेज एरिया के बाहर है। कवरेज एरिया के बाहर है मतलब एक्सेस नेटवर्क के बाहर है, ठीक है ना। तो क्योंकि एक्सेस नेटवर्क ही है जो कि कंसिस्ट करता है बेस स्टेशन का, और बेस स्टेशन जो होता है वो प्रोवाइड करता है वायरलेस कनेक्टिविटी टू मोबाइल डिवाइसेज इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो होता है सेल्यूलर नेटवर्क का कंपोनेंट होता है कोर नेटवर्क। मैंने आपको बता दिया ना, एक होता है एक्सेस नेटवर्क और दूसरा होता है कोर नेटवर्क। तो कोर नेटवर्क जो होता है सेल्यूलर नेटवर्क का, इट हैज़ इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू अदर नेटवर्क्स, जैसे कि इंटरनेट। तो इंटरनेट और दूसरे जो पार्ट है ये कोर नेटवर्क का हिस्सा है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक तो कवरेज एरिया वाला बेस स्टेशन वाला पार्ट है वो AN एक्सेस नेटवर्क का हिस्सा है, एंड द कोर नेटवर्क का जो हिस्सा है वो है आपका इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू अदर नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट हो गया, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और CN जो होता है यानी कि कोर नेटवर्क जो होता है वो बेस स्टेशन से कनेक्टेड रहता है, लिंक्ड रहता है बाय एन ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम बोलते हैं बैक हॉल। तो कोर नेटवर्क को लिंक करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से बेस स्टेशन से, और इसको हम बोलते हैं बैक हॉल, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है बैक हॉल क्या है, तो याद रखिएगा कोर नेटवर्क को बेस स्टेशन से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने को जो है वो बैक हॉल कहलाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब जब डेटा ट्रांसफर होता है, मतलब आपने कोई मैसेज भेजा, तो वह कैसे जाता है? ऐसा नहीं कि सीधे सामने वाले की डिवाइस पे दिखता है, वो ये क्या होता है, इट पासेस थ्रू बोथ बेस स्टेशन
एंड द कोर नेटवर्क, ठीक है ना, याद रखिएगा वो किससे पास होता है, बेस स्टेशन से पास होता है, उसके बाद कोर नेटवर्क से पास होता है इन ऑर्डर टू रीच द डिजायर्ड डेस्टिनेशन, ठीक है ना, जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। तो अगर दो यूजर बगल बगल में भी खड़े हैं ना, तो भी पहले वो बेस स्टेशन और कोर नेटवर्क से पास होगा, उसके बाद ही वो रीच करेगा टू दैट सेकंड डिवाइस, ठीक है। अब ऑथर ने यहाँ पे बात की कि भैया रूरल कनेक्टिविटी के लिए इतनी सारी चीज़ें आपने कोशिश की, लेकिन अभी भी एक कहना चाहिए रूरल अर्बन डिवाइड देखने को मिलता है, रूरल अर्बन डिवाइड देखने को मिलता है। अब आप कैसे कह सकते हैं या मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई रूरल अर्बन डिवाइड है, तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि भैया जो टेली डेंसिटी है, टेली डेंसिटी जो अर्बन एरियाज में है, टेली डेंसिटी का मतलब कि हर एक व्यक्ति के ऊपर कितने टेलीफोन कनेक्शन है, तो जो अर्बन एरिया में लोग रह रहे हैं वहाँ पे 127 है, 127% है टेली डेंसिटी, मतलब एक व्यक्ति पे 1.27 कनेक्शन आते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम रूरल एरियाज में टेली डेंसिटी देखें तो केवल 58% है, मतलब एक व्यक्ति पे 0.58 कनेक्शन आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत क्लियर है कि आधे से कम है। तो यहाँ पे ये एक क्या चीज़ दिखाता है कि टेली डेंसिटी कम है, इसका मतलब है कि रूरल अर्बन डिवाइड है भाई, है ना। अब इसका ऑथर ने फैक्टर लिखा है कि क्या एक मेजर रीजन है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो है कि जो रिलेटिवली लेसर इनकम है इन विद द पीपल ऑफ रूरल एरियाज में लोगों के पास इनकम थोड़ा कम है। दैट इज़ वन मेजर रीज़न कि क्यों अभी लोग मोबाइल सर्विसेज को अनअफोर्डेबल मानते हैं, ठीक है ना। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा जो ऑथर ने एग्जाम्पल दिया वो ये दिया है कि भाई जो ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई बार बहुत एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब कहते हैं कनेक्टिविटी के रेंज से बाहर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालयन कोई रीजन होगा या नॉर्थ ईस्ट का कोई पार्ट होगा, तो बहुत बीच में बहुत बड़े स्पेसेस होते हैं जो बिल्कुल खाली हैं, मतलब खाली ट्रैक्ट्स हैं, ना। तो वहाँ पे बेस स्टेशन सेटअप करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो दैट इज़ द सेकेंड मेजर रीज़न। और इसी रीजन को दूर करने के लिए IEEE 2061-2024 स्टैंडर्ड बना रहा है, IIT बॉम्बे ने बनाया है, ठीक है ना। IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है अफोर्डेबल रूरल कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड, ठीक है ना, अफोर्डेबल रूरल कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड, इसको 2061-2024 स्टैंडर्ड बोलते हैं। IIT बॉम्बे याद रखना, ठीक है ना। एंड दिस स्टैंडर्ड डिफाइंस अ वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एक्सेस इन रूरल एरियाज। तो ये अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एक्सेस आर्किटेक्चर है 2061-2024 IEEE एक्चुअली इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है जिसने इसको अप्रूव किया है, ठीक है ना। तो अप्रूव के इसलिए IEEE हो गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बस इतने ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, जितना मैंने बताया इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या एडिटोरियल पार्ट में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डिजिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया इन एन AI एरा, इस आर्टिकल पे हम ध्यान देंगे। क्यों ध्यान देंगे मैं आपको बताता हूँ। इस आर्टिकल में लिखा है कि AI के आने से डिजिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि जो डिजिटल एरा में केसेस आते हैं वहाँ पे बड़े बड़े इश्यूज आने लगे हैं। इश्यूज क्या आते हैं? सबसे पहला इशू कि AI का कैटेगराइजेशन कैसे किया जाए, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इंटरमीडियरी माने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कोई एक मतलब केवल एक एजेंट माने, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किस तरीके से हम इसको मतलब कैटेगराइज करें। क्योंकि देखो अगर आप इंटरमीडिएरी मानते हो तो ऑब्वियस सी बात है कहीं आपको सेफ हार्बर में ना डाल दिया जाए। सेफ हार्बर मतलब कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट होस्टिंग कंटेंट, आपके अंदर जो भी कंटेंट है उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। श्रेया सिंघल केस में आपको याद भी होगा कि आर्टिकल 79 जो है, सेक्शन 79 जो है आपका IT एक्ट का, जो कि सेफ हार्बर की बात करता है, तो उसको अपहोल्ड किया गया था, ठीक है ना। अब दूसरी चीज जो ऑथर ने आप बोली कि वो AI जो है उसको कॉपीराइट एक्ट के अंदर अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर आप सेक्शन 16 पढ़ेंगे इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 का, तो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्सेप्ट बाय प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। बट AI जो है वो पर्सन तो है नहीं, वो एक मशीन है, एक टेक्नोलॉजी है, सॉरी मशीन लर्निंग एंड LLM जिसको हम बोलते हैं। अब आप देखो AI को भी टीच कर रहे हैं, AI को टीच कैसे कर रहे हैं, AI को हम कैसे पढ़ा रहे हैं, दूसरे के कंटेंट से ही तो पढ़ा रहे हैं, है ना। तो क्या वहां पे हम कॉपीराइट होल्ड कर रहे हैं, क्या हम उसके कॉपीराइट को मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि हम AI को तो पूरी टीचिंग कर रहे हैं, पूरी फीडिंग कर रहे हैं, नई नई चीज़ों की कंटेंट की बुक्स पूरी की पूरी उसको पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वहां पे हम ये नहीं, उसका क्रेडिट तो नहीं दे रहे हैं। तो ऑथर ने कहा कि भाई यहाँ पे भी तो कॉपीराइट का वायलेशन है, बट ये चूंकि इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन 16 इंडियन कॉपीराइट एक्ट का, तो कहता है नो पर्सन, तो ये पर्सन का क्राइटेरिया
इंडिया तो है ही नहीं एआई के ऊपर। तो ऑथर ने वही कहा कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे एआई की डेवलपमेंट को भी हम मेक श्योर कर सकते हैं, क्योंकि अब एआई अगर आप बोल दो कि नहीं कॉपीराइट हो जाएगा तो कोई कंटेंट उसको पढ़ाओ ही नहीं, तो फिर ऐसे तो पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेंट तो दूसरे का ही डेवलप्ड है। एआई कंपनीज तो कंटेंट नहीं बना रही हैं, उनको तो कंटेंट कहीं और से लेना ही पड़ेगा ना। तो दैट इज व्हाट इज द सेकंड मेजर चैलेंज हेयर, यहाँ पे ऑथर ने जो बताया है। देन ऑथर ने यही कहा कि देखो जो अभी हमारी इस कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके लिए जो हमारा डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, उसमें राइट टू इरेजर है, राइट टू बी फॉरगॉटन भी आया है, ठीक है ना, कि मतलब आपका डेटा मतलब इंटरनेट से हटाया भी जाएगा और यू हैव राइट टू बी फॉरगॉटन ऑल्सो। बट यहाँ पे फिर वही एआई वाली प्रॉब्लम आती है कि एक बार आपने एआई को लर्न करा दिया कुछ, तो क्या आप उसको अनलर्न करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि अगर एक बार लर्न कर लिया तो अनलर्न नहीं कर पाएगा। तो डीपीडीपी जो एक्ट है आपका, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वो किस तरीके से मेक श्योर करेगा राइट टू इरेजर और राइट टू बी फॉरगॉटन का। तो ये तीसरा मेजर इशू है। अब ऑथर ने यहाँ पे क्या किया है कि भाई कुछ सजेशंस भी दिए हैं। कुछ सजेशन मतलब कि उन्होंने कहा कि भाई ये देखो, अभी स्टार्टिंग चूंकि एआई का नेसेंट फेज है, तो अभी आप उसको टेम्पररी इम्यूनिटी दे दो कि भैया वो जो कंटेंट होस्ट कर रहा है एआई कॉपीराइट और इन सब में टेम्पररी इम्यूनिटी दे दो, लेकिन आप जो जितने भी लीगल इश्यूज हैं उनको गैदर करो और जो फ्यूचर लॉज एंड रेगुलेशंस हैं फिर उसमें उनको दूर करने की कोशिश करो। सेकंड ऑथर ने कहा किया कि भैया जो डेटा है उसको रिस्पॉन्सिबली एआई में अगर आपको करना है तो उसमें जो डेवलपर्स हैं उनको प्रॉपर लाइसेंसिंग लेनी चाहिए और प्रॉपर कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी। और जिसके भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यूज़ कर रहे हो, अगर आप एआई को टीच करने में, एआई को ट्रेन करने में, तो आप एटलीस्ट वहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से या कुछ भी आप उनको अप हैंड जो कॉस्ट है उसकी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करके आप डेटा ओनर्स के साथ बैठ सकते हो, प्लस उनको क्रेडिट दे सकते हो। तो दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तीसरा ऑथर ने कहा कि एक रेगुलेटर टाइप का होने की ज़रूरत है, जैसे कि मान लो म्यूज़िक है, म्यूज़िक में तो चलो कॉपीराइट सोसाइटीज़ रहती हैं, ऐसा एआई में कुछ भी नहीं है लाइसेंसिंग के लिए। तो आप वैसा कुछ लाइसेंसिंग के लिए डेवलप कर सकते हो इंटरनेशनली, एक मतलब कोलैबोरेट करके। तो यहाँ पे ये सजेशंस ऑथर ने दिए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे अगला जो आर्टिकल है साइंस का आर्टिकल है, 2 वैक्सीन्स दैट ब्रॉट अस टू द ब्रिंक ऑफ इरेडिकेटिंग पोलियो। वैसे तो ओवरऑल पोलियो इरेडिकेट हो गया है, अफ्रीका को भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, बट अभी भी 2 ऐसी महान कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पर पोलियो के केसेस हैं, ठीक है ना। तो याद रखेगा WHO का जो टारगेट है वो 2024 का था, टू इरेडिकेट पोलियो बाय द एंड ऑफ 2024, बट वो अभी लगता नहीं है कि पूरा हो पाएगा बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 तरीके की वैक्सीन्स के बारे में मेंशन किया गया है पोलियो की, जिसको पहला तो जोनस साल्क ने बनाया था, याद रखिएगा जोनस साल्क ने पहली बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, क्योंकि इसमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसको किसने बनाया था? जोनस साल्क ने। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस का यूज डायरेक्टली किया जाता है, ठीक है। जो दूसरी पोलियो वैक्सीन है उसको बनाया था एल्बर्ट साबिन ने बनाया था अनदर वैक्सीन जिसमें लाइव पोलियो स्ट्रेन्स का यूज किया जाता है, एंड इसमें याद रखेगा इसको हम बोलते हैं OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना। इट इज एडमिनिस्टर्ड ओरली, इसीलिए हम इसको OPV बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको एल्बर्ट साबिन ने बनाया। तो यही 2 पोलियो वैक्सीन है जिसका नाम यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया है। ऑब्वियस सी बात है ओरल पोलियो वैक्सीन ज़्यादा बेटर है क्योंकि ओरली दी जा सकती है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एंड दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे SCO समिट इस बार हो रहा है अस्ताना में, कजाकिस्तान में जो किया, और इस बार SCO समिट अटेंड करेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा SCO के मेंबर्स, लेटेस्ट मेंबर कौन से हैं, बस आपको दूसरा क्वेश्चन आज का ये है कि SCO का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है। तो दैट इफ यू कैन आंसर आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है ना। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।